हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और विश्व भूगोल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हमने कवर किया, जिसमें ऑरिजिन ऑफ द ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सोलर सिस्टम या सौर तंत्र के बारे में चर्चा की। तो पहले टॉपिक में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर तंत्र के बारे में चर्चा की। अब जो दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होगा, जिसमें हम अध्ययन करेंगे ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हो, आज की जो क्लास होगी, वह संबंधित होगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, या जो सोलर सिस्टम हमारा है इनका निर्माण कैसे होता है, या इनका ऑरिजिन कैसे होता है, या इनके बारे में चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम से संबंधित के निर्माण से संबंधित या विकास से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है एंशियंट थ्योरी और दूसरा है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत जो सिद्धांत आता है, जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है, वह है बिग बैंग थ्योरी, या जिसे कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। में जो सबसे वैज्ञानिक या सर्वमान्य सिद्धांत है वह है बिग बैंग थ्योरी है। उसके पहले जो सिद्धांत दिया गया वह किसके अंतर्गत रखा गया? एंशियंट थ्योरी के अंतर्गत रखा गया है। उसको उतना वैज्ञानिक ना होने के कारण उनको इतना मान्यता नहीं मिली, लेकिन बिग बैंग क्या है, इस समय सबसे प्रसिद्ध या सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन हम क्या करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, एंशियंट सिद्धांत हैं, उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस दिशा में पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित या सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से संबंधित जो पहला सिद्धांत आया, जिसे कहा जाता है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, यानी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना। और कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है, उन कमियों को दूर करने के लिए दूसरा जो सिद्धांत आया वह है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। तो यह कांट की वायव्य राशि परिकल्पना से मिलता जुलता सिद्धांत है। वह है जिसे कहा जाता है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना यह किसके द्वारा दिया गया? लाप्लास के द्वारा। तो जो यह दोनों सिद्धांत हैं, इन्हें कहा जाता है अद्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है इनका। अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है कि जो सोलर सिस्टम है उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ? एक स्टार या एक तारे से हुआ। इसे क्या कहा जाता है? मोनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है। मोनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है। अगला सिद्धांत आता है वह है प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चेम्बरलिन। चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना। और आगे आता है टाइडल थ्योरी, या जिसे कहा जाता है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना कहा जाता है, या किसका है? जीन एंड जेफरी का है। इसके बाद आता है रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस थ्योरी। और इसके बाद है कि होयल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस या सुपरनोवा का सिद्धांत। और ऑटो स्मिथ की क्या है? इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। तो जो शुरुआत के दो सिद्धांत, इन्हें कहा जाता है द्वैतवादी। और जो प्लांटेसिमल या जीन जेफरी की टाइडल थ्योरी, रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस और हॉयल की सुपरनोवा थ्योरी, यह इन्हें कहा जाता है द्वैतवादी सिद्धांत। इन्हें द्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है। द्वैतवादी सिद्धांत का है कि इनका जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम या सौर तंत्र है, उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? दो तार या दो स्टार से इनका निर्माण हुआ है। इन्हें द्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो अब हम विस्तार से एक एक जो थ्योरी है, एक एक हाइपोथेसिस है, उनके बारे में चर्चा करें। तो एंशियंट थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वह है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, या इसे कहा जाता है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना कहा जाता है। इसे कांट की वायव्य
राशि परिकल्पना कहा जाता है। तो इमैनुअल कांट क्या है, एक जर्मन फिलासफर हैं, इनके द्वारा इस हाइपोथेसिस को दिया गया। का जो सिद्धांत है वह किसका अध्ययन करता है, सोलर सिस्टम का अध्ययन है। सोलर सिस्टम या सौर तंत्र का निर्माण किस प्रकार हुआ, जो 8 प्लेनेट या 9 प्लेनेट शुरुआत में थे, 9 प्लेनेट और सन का विकास किस प्रकार हुआ, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनके अनुसार कि शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में छोटे छोटे क्या हैं, कण विद्यमान थे, कण और गैस क्या हैं, विद्यमान थे। और जो यह मैटर है या कण है, मैटर और प्लस जो गैस है, यह क्या है, शुरुआत में कोल्ड थे या ठंडे और मोशन लेस थे, मोशन लेस थे यानी गतिहीन थे। और इनका जो सिद्धांत है वह किस पर निर्भर है, न्यूटन के ग्रेविटेशनल नियम पर आधारित है। अब इन्होंने बताया कि जो कण हैं, जो कुछ इसमें बड़े कण हैं, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी नहीं, कुछ बड़े कण हैं और कुछ क्या हैं, छोटे कण हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो बड़े कण हैं छोटे कण को आकर्षित करेंगे, अर्थात इसमें लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब आकर्षित करेंगे तो जो मोशनलेस गतिहीन मैटर है, अब वह क्या हो जाएंगे, गति या मोशन में हो जाएंगे या गति प्राप्त कर लेंगे। और गति प्राप्त होने के साथ साथ जब एक दूसरे से टकराएंगे तो जो कण हैं अब किस अवस्था में हो जाएंगे, जो कोल्ड थे अब वह हॉट में, इनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो गैस और धूल करके जो बादल है, इन्होंने इसको क्या बताया, नेबुला बताया, या इसे कहा जाता है निहारिका कहा जाता है, इसे निहारिका। तो जब पदार्थों में टक्कर होने लगी, कोलाइड होने लगे एक दूसरे के, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर के साथ साथ इसमें मोशन की क्रिया और तीव्र हो गई, और मोशन की तीव्र होने के कारण जो निहारिका है, अब यह क्या करने होने लगी, रोटेट होने लगी या घूमने लगी। तो यह निहारिका क्या है, रोटेट होने लगी या घूमने लगी। तो इसमें आगे क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा, मोशन क्रिया शुरू हुई, टकराहट हुई पदार्थों के बीच, अचानक इसमें क्या हो गया, रोटेशनल गति को प्राप्त हो गया, इसमें रोटेशन गति या घूर्णन गति प्राप्त हुई। अब यह क्या, जो निहारिका है, एक तीव्र गति से क्या हुआ, घूमने लगा या घूर्णन करने लगा। तो शुरुआत में जो मैटर थे कोल्ड या मोशनलेस थे, अब वह गति प्राप्त करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इस निहारिका का टेम्परेचर बढ़ता गया। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि यह निहारिका में रोटेट होने लगा, और निहारिका का आकार भी क्या हुआ, वृद्धि होने लगा। और कांट ने बताया कि निहारिका में वृद्धि होने के साथ साथ इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वह तीव्र हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, तेज हो गया या तीव्र हो गया। निहारिका में तीव्र गति से जब घूमने लगा तो जो बाहरी पार्ट है, बाहरी क्या पार्ट है, बाहरी पार्ट अलग हो गया। तो इसमें से जो बाहरी पार्ट है वह किस निहारिका से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और निहारिका से अलग होने के सेंटर से अलग होकर इसी जो पदार्थ बाहर निकला है, बाहर से निहारिका का जो बाहरी रिंग के रूप में बाहर निकला, और यही संघनित होकर क्या बनाते हैं, संघनित होकर इसी से ग्रहों का निर्माण होता है। तो जो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट की जो परिकल्पना है, उसमें इन्होंने बताया कि इस प्रकार जो सेंटर वाला पार्ट है, इससे क्या बनता है, सन का या सूर्य का निर्माण होता है, और जो बाहरी परत इससे अलग होकर जो 9 शुरुआत में क्या थे, 9 प्लेनेट थे, 9 ग्रहों का निर्माण होता है इन्हीं पदार्थों से। और यह क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अब जो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है, इसकी आलोचना, क्रिटिसिज्म कहाँ होता है, इसकी आलोचना किस प्रकार होती है। तो आलोचना के अंतर्गत पहली बात जो इन्होंने मैटर की व्याख्या की, जो मैटर उपस्थित थे, इनका सोर्स नहीं बताया, यह मैटर कहाँ से आए,
इन मैटर की उत्पत्ति कैसे हुई इनके बारे में नहीं बताते हैं। दूसरा, कांट ने बताया कि जब निहारिका का साइज बढ़ता गया, निहारिका का साइज बढ़ता गया टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो इसमें रोटेशनल गति और तीव्र हो जाती है। तो यह जो रोटेशनल गति तीव्र होता जाती है, तो यह जो एक सिद्धांत है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के खिलाफ है। तो यह सिद्धांत क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के खिलाफ है। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के खिलाफ, क्योंकि किसी का आकार जब कम होगा तब इसमें वेग में क्या होगा? तीव्रता आएगी या गति बढ़ेगी, जबकि आकार बढ़ने पर गति नहीं बढ़ती यदि कोई वस्तु क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इस प्रकार जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है, इनकी आलोचना भी होती है। अब जो वायव्य राशि परिकल्पना में कुछ सुधार करके जो अगली परिकल्पना या सिद्धांत लाया जाता है, वह सिद्धांत है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। सिद्धांत है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, और यह जो सिद्धांत है वह बेस किस पर आधारित है? वह सिद्धांत है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना पर ही आधारित है। तो लाप्लास के यहाँ एक फ्रेंच स्कॉलर हैं और उन्होंने दिया कब? नेबुलर हाइपोथेसिस का जो सिद्धांत है वह कब दिया? 1796 में। अब कांट क्या कहते हैं कि पहले से ही नेबुला या निहारिका विद्यमान थी, नेबुला या जिसे कहा जाता है निहारिका विद्यमान थी। तो शुरुआत से ही क्या निहारिका विद्यमान थी। निहारिका क्या है? विद्यमान थी। और यह क्या कर रही थी? रोटेट कर रही थी या गति कर रही थी। तो शुरुआत से ही एक निहारिका जो क्या है? गतिशील है थी। एक निहारिका क्या है? गतिशील या रोटेट कर रही है या स्पिन या घूम रही है। अब क्या होता है कि जो निहारिका घूमती हुई जो निहारिका जिसका जो बाह्य पार्ट है, बाहरी आउटर लेयर है या बाहरी परत है, आउटर पार्ट है, या क्या है? और यह क्या पहले से जो निहारिका है वह गर्म है, हॉट एंड गर्म अवस्था में है। अब लेकिन जो बाहरी परत है इसका तो विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण क्या होता है कि रेडिएशन के कारण एनर्जी बाहर निकल जाती है और जो बाहरी परत है या आउटर लेयर है यह ठंडा हो जाता है। आउटर लेयर क्या हुआ? ठंडा हुआ है। और आउटर लेयर ठंडा होने के कारण यह इसमें से क्या होता है? 9 छल्ले बाहर की तरफ आते हैं। बाहर से यह क्या हुआ कि जो सेंटर है, सेंटर के साथ गति नहीं कर पाया, इस कारण से यह अलग हो गया सेंटर से। 9 छल्ले बाहर की तरफ आते हैं। इन्हीं बाद में यही संघनित होकर क्या करते हैं? ग्रहों का निर्माण करते हैं। और जो सेंटर है, शेष पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, यह क्या बनता है? सन बनता है या इसे सूर्य कहा जाता है। तो प्रारंभ में क्या हुआ कि एक नेबुला है या निहारिका है, वह क्या है? रोटेट अवस्था में है या गतिक अवस्था में है पहले से, और यह निहारिका क्या है? हॉट है या गर्म अवस्था में है। अब आउटर लेयर में विकिरण के कारण, रेडिएशन के कारण आउटर लेयर क्या होगा? कोल्ड हो जाएगा, और कोल्ड होने के कारण यह संघनित होगा, संकुचित होगा। कोल्ड होने के कारण जो आउटर लेयर है संकुचित हो जाएगा, और संकुचित होने के कारण अब क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम के अनुसार इसमें इसकी गति और तीव्र हो जाएगी, गति तीव्र हो जाएगी। और कुछ समय बाद इसी में से जो आउटर लेयर है 9 छल्ले बाहर की तरफ आते हैं और यही संघनित होकर क्या बनाते हैं? ग्रहों का निर्माण करते हैं, ग्रहों का निर्माण करते हैं। और जो इंटरनल पार्ट है उस सन बनता है, उससे या सन क्या है? एक स्टार का निर्माण होता है। अब तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस है या लाप्लास की जो लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस है, वह क्या सुधार करते हैं इसमें कांट की वायव्य राशि परिकल्पना में। तो अब इनका जो आलोचना कहाँ होती है? पहली बात जो इन्होंने निहारिका की परिकल्पना की,
इनका सोर्स नहीं बताया कि निहारिका कहाँ से आई, केवल 9 रिंग ही क्यों बाहर आए, 9 रिंग ही क्यों बाहर आए, तो इस प्रकार इनकी आलोचना होती है। अब जो सोलर सिस्टम के निर्माण से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो अगला सिद्धांत है वह सिद्धांत है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चेम्बरलिन। चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, चेम्बरलिन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है या इसे कहा जाता है डुअलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है, अर्थात जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का निर्माण एक तारे से नहीं बल्कि 2 स्टार से हुआ है, 2 तारे से हुआ है। अब यह सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में क्या है, एक स्टार जो इसे सन कहा गया, सन उपस्थित था, सन, और यह क्या है, प्रोटो स्टार था, यानी यह प्रारंभिक अवस्था में था। और इसी के पास से क्या हुआ, एक बृहद तारा या मैसिव स्टार जिसे कहा जाता है घुसपैठिया तारा, या इसे कहा जाता है इंट्रूडिंग स्टार कहा जाता है, इंट्रूडिंग स्टार कहा गया या घुसपैठिया तारा, यहाँ से इसके पास से गुजर रहा था। और क्योंकि यह मैसिव तारा है या बृहद तारा है, बृहद तारा होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होने के कारण सन से कुछ पार्ट बाहर की तरफ इस प्रकार निकलता है, इसे कहा गया बल्ज कहा गया। और जब ये और नजदीक आया तो यह बल्ज की जो आकार है और बढ़ता गया, और आगे चलकर क्या हुआ कि इसमें से कुछ छोटे छोटे कण सन से बाहर की तरफ इस प्रकार निकल आए और यह तारा आगे निकल गया। अब क्योंकि यह जो सन है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स को पार नहीं कर पाए, ग्रेविटेशनल क्षेत्र को पार नहीं कर पाए एक कण, और यह सन का क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे, और आगे चलकर यही छोटे छोटे कण संघनित होकर बड़े आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिससे क्या बनता है, 9 ग्रहों का निर्माण, क्योंकि शुरुआत में 9 ग्रह थे, 9 ग्रहों का निर्माण होता है, या 9 प्लेनेट का निर्माण होता है, 9 प्लेनेट का निर्माण होता है। तो यह क्या है, तो जो कण बाहर की तरफ आए इन्हें कहा गया था ग्रहाणु कहा गया, इन्हें कहा, अर्थात इन्हें प्लेनेटेसिमल कहा गया, प्लेनेटेसिमल कहा गया। तो जो ग्रहाणु परिकल्पना है चेम्बरलिन की, इनमें कहा गया कि जो प्लेनेट है उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, 2 स्टार जिसमें एक सन है और एक इसके पास से एक मैसिव तारा होकर गुजरता है या बृहद तारा गुजरता है, और बृहद तारा गुजरने के कारण या इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक था, इस कारण से कुछ छोटे छोटे कण बाहर की तरफ आ जाते हैं और यह आगे निकल जाता है, लेकिन यह इस ग्रेविटेशनल क्षेत्र को पार नहीं कर पाते सन के, और यही क्या करते हैं, सन के चक्कर लगाने लगते हैं, और इन्हीं से धीरे संघनित होकर कोलाइड होकर क्या बनता है, ग्रहों का 8 ग्रहों का निर्माण होता है। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस चेम्बरलेन की है, इसकी आलोचना कहाँ होती है कि इन्होंने जो तारों का आकार अलग अलग क्यों है, आकार में छोटे बड़े क्यों हैं, इनको निर्धारित नहीं किया, और जो अगला स्टार, जो स्टार मैसिव तारा गुजरा यहाँ से, उनके बारे में बताया नहीं कि यह तारा अंत में कहाँ चला गया, तो इस प्रकार इनकी व्याख्या नहीं करते। अगला जो आता है, अगला जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है जीन एंड जेफरी की टाइडल थ्योरी, या जिसे कहा जाता है ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना कहा जाता है। ज्वारीय परिकल्पना में क्या हुआ, जो अलग अलग आकार के जो ग्रह हैं उनके आकार को क्या करता है, सिद्ध करता है, किस प्रकार, क्यों इनका आकार क्या है, छोटा या बड़ा है। जीन्स एंड जेफरी की जो टाइडल थ्योरी है, इन्होंने बताया कि जो 9 प्लेनेट है या जो सोलर सिस्टम का जो निर्माण हुआ वह 2 स्टार से हुआ या 2 तारे से हुआ, 2 स्टार या 2 तारे से इनका निर्माण होता है। 2 तारे में एक सन है और सन के पास से ही एक स्टार गुजरता है जिसे कहा जाता है इंट्रूडिंग स्टार, या जिसे कहा गया घुसपैठिया तारा कहा गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर सन स्थित है और सन के पास से ही
एक बृहद तारा या मैसिव स्टार यहाँ से इसके पास से लगभग गुजरता है। मैसिव स्टार इधर से जा रहा था और इसमें चूंकि यह मैसिव स्टार है, ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इसमें अधिक होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होने के कारण इसमें से क्या होता है कि सन से एक बल्ब बाहर की तरफ इस प्रकार निकलता है और इन्होंने इसको क्या बताया, फिलामेंट कहा। तो कुछ पार्ट सन से बाहर की तरफ आता है इस प्रकार, या बाहर की तरफ आया ज्वारीय शक्ति के कारण, और इन्होंने इसे कहा, क्या कहा, फिलामेंट कहा। फिलामेंट का है क्योंकि फिलामेंट की जो बीज का आकार है वह क्या है, बृहद है। इस कारण जो बीच में जिसका निर्माण हुआ इसे कहा गया जुपिटर ग्रह कहा गया। तो इन्होंने साइज इस प्रकार, इसमें से क्या हुआ, 9 ग्रहों का निर्माण होता है और इन्होंने जो तारों का साइज या आकार अलग अलग क्यों है, इनकी व्याख्या इस टाइडल थ्योरी के माध्यम से किया। तो जीन्स और जेफरी की जो टाइडल थ्योरी है, इसके अनुसार इस तारे का जो प्लेनेट है या सोलर सिस्टम है, उनका निर्माण किस प्रकार होता है, इनके बारे में अध्ययन किया। अब अगला जो सिद्धांत आता है सोलर सिस्टम से संबंधित, वह है रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, इसको हम समझते हैं है रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत कहा जाता है, जो कि क्या है, अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं एच.एन. रसेल। अब इनके अनुसार जो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, जो 9 प्लेनेट का निर्माण हुआ, वह 2 तारे नहीं बल्कि 3 तारे से हुआ, 3 स्टार से हुआ, जिसमें एक सन है और एक है इंट्रूडिंग स्टार, या एक है कंपेनियन स्टार। कंपेनियन स्टार या साथी तारा। एक है इंट्रूडिंग स्टार। इंट्रूडिंग स्टार या घुसपैठिया तारा। इनके अनुसार सन है और सन का एक साथी तारा है जो चक्कर लगा रहा है, सन का चक्कर या सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसे कहा गया कंपेनियन स्टार कहा गया। कंपेनियन स्टार या साथी तारा कहा गया। और इस जो कंपेनियन स्टार है, उसी के पास से एक मैसिव तारा या बृहद तारा गुजरता है, जिसे कहा गया इंट्रूडिंग स्टार। इंट्रूडिंग स्टार कहा गया, या इसे कहा गया घुसपैठिया तारा। तो सन की परिक्रमा कौन कर रहा है, उसका एक साथी तारा परिक्रमा कर रहा है और एक घुसपैठिया तारा इस क्षेत्र से क्या है, गुजरता है। और जो कंपेनियन स्टार है और घुसपैठिया तारा है, इनकी गति की जो दिशा है वह अलग है। यदि मान लिया जाए यह क्लॉक वाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज है कंपेनियन स्टार, तो यह क्या है, क्लॉक वाइज चल रहा है। अब जब इसके पास से इंट्रूडिंग स्टार गुजरता है कंपेनियन स्टार के पास से, तो इसमें से कुछ पदार्थ क्या है, बाहर की तरफ निकल आते हैं और बाहर निकलने के कारण और यह स्टार आगे बढ़ जाता है। अब यही जो कुछ पदार्थ हैं, यही क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं और सन के चक्कर लगाते के बाद में यही संघनित होकर क्या बनाते हैं, 9 प्लेनेट का निर्माण होता है। 9 प्लेनेट का निर्माण होता है। तो रसेल का जो बाइनरी या द्वैतारक सिद्धांत है, वह कहता है कि 3 स्टार से 9 जो प्लेनेट है उनका निर्माण हुआ, जिसमें सन के अतिरिक्त 2 और अतिरिक्त स्टार हैं, जिसमें कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार है। तो इस प्रकार इनका निर्माण होता है। अगला जो सिद्धांत आया वह है होयल्स का सुपरनोवा हाइपोथेसिस। होयल्स का सुपरनोवा हाइपोथेसिस। अब इनके अनुसार होयल का जो सुपरनोवा हाइपोथेसिस है, इन्होंने किस प्रकार व्याख्या की कि सोलर सिस्टम का निर्माण किस प्रकार हुआ, उनकी व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार होयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस है, इनके अनुसार सन का जो साथी तारा है, या जिसे कहा गया कंपेनियन स्टार कहा गया, कंपेनियन स्टार, और इसी कंपेनियन स्टार में क्या होता है, सुपरनोवा की घटना होती है। सुपरनोवा
की घटना होती है और सुपरनोवा की घटना के कारण इसमें से जो पदार्थ बाहर की तरफ आते हैं वही पदार्थ क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं और इन्हीं से क्या बनता है, 9 ग्रहों का निर्माण होता है। तो इनके अनुसार जो सन का जो साथी तारा है उसमें विस्फोट के कारण क्या बनता है, विस्फोट होता है, जो धूल कण और गैस विद्यमान तो वही संघनित होकर 8 या 9 ग्रहों का निर्माण होता है। तो इनके अनुसार जो क्या हुआ, जो सोलर सिस्टम है या 9 ग्रह उनका निर्माण साथी तारे जो कंपेनियन स्टार हैं उनमें विस्फोट होने के कारण होता है। तो सुपरनोवा की घटना हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई या मैसिव स्टार है या बृहद तारा है, मैसिव स्टार है और इसके इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मिलकर नाभिकीय संलयन क्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं, जिसमें हीलियम का निर्माण हो रहा है और एनर्जी बाहर की तरफ आ रही है। लेकिन जो मैसिव स्टार होता है, मैसिव स्टार में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन क्रिया तीव्र गति से होती है और जब इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया खत्म हो जाएगी, कोर में हाइड्रोजन परिवर्तित हो चुका है, हीलियम में हीलियम परिवर्तित हो चुका है, कार्बन में कार्बन, सिलिका में परिवर्तित हो चुका है और या लोहे में परिवर्तित हो गया। तो बाहर की तरफ से क्या लग रहा है, इस मैसिव स्टार में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और अंदर की तरफ से इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर से टेम्परेचर बाहर की तरफ आ रहा था। इस तरह तारे का कोलैप्स नहीं हो रहा था। लेकिन जब नाभिकीय संलयन क्रिया खत्म हो जाएगी, बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो अब क्या होगा कि इसको बैलेंस करने के लिए जो टेम्परेचर बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो चुका है, तो यह तारा कोलैप्स हो जाएगा। यदि मैसिव स्टार है वह उसे कहा जाता है सुपरनोवा कहा जाता है। तो यहाँ जो साथी तारा था एक मैसिव स्टार था, उसमें सुपरनोवा की घटना होती है और पदार्थ जो बाहर की तरफ आते हैं इसी से संघनित होकर क्या बनता है, सन या 9 प्लेनेट का निर्माण होता है जो सन की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो यह है होयल्स का सुपरनोवा हाइपोथेसिस। अगला जो सिद्धांत आया वह है स्मिट्स की इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। अब इनके अनुसार जो 9 प्लेनेट हैं अर्थात इन्हें कहा जाता है आटो की अंतर तारक परिकल्पना। इनके अनुसार जो 9 प्लेनेट है उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, तो इन्होंने बताया कि सेंटर में क्या है, सन है और सन की चक्कर कुछ धूल कण और गैस क्या है, उसके क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं चारों तरफ। अब जब चारों तरफ धूल कण और मैटर क्या है, इसका गति कर रहे हैं, सन के चारों तरफ क्या है, परिक्रमण कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो बड़े कण हैं वह छोटे कण को आकर्षित करेंगे क्योंकि इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करेंगे और धीरे धीरे छोटे छोटे कण बड़े कण में परिवर्तित हो जाएंगे और आगे चलकर यही क्या बनते हैं, 9 प्लेनेट संघनित होकर 9 ग्रहों का निर्माण होता है। 9 ग्रहों का निर्माण होता है। तो जो ऑटो स्मिथ की अंतर तारक परिकल्पना है, इनके अनुसार सन था और सन का चक्कर कुछ धूल कण और डस्ट पार्टिकल या मैटर क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे और इसमें जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या संघनित होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, कोलाइड होंगे, धीरे धीरे बृहद मैटर में परिवर्तित, द्रव्यमान में परिवर्तित होगा, आगे चलकर या बड़े आकार ले लेगा और इसी से क्या बनता है, 9 ग्रहों का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में हमने अब तक जो पढ़ा, जिसमें ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो एंशिएंट थ्योरी उनके बारे में अध्ययन किया और मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में जब यूनिवर्स ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पढ़ रहे थे उसमें हमने बिग बैंग सिद्धांत का अध्ययन किया। तो आज की क्लास में हमने पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख हाइपोथेसिस हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।